नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की संयुक्त दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए हम आपका इंग्लिश की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 11 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंजंक्शन। इससे पहले क्लास नंबर 10 देखी थी, साइड बाय बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो हम आपको यहाँ पर टॉपिक करा रहे हैं उसमें डीएलएड में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करा रहे हैं ताकि हर तरीके से आप पूरी तरीके से तैयार हो सकें। बात करते हैं कोर्स की, तो कोर्स में आपका ये सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स है, जिसमें अगर आप देखिए तो ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत कंजंक्शन से बेसिकली फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बनते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर की अगर कोर्स की बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। यहाँ पर ग्रामर में प्रपोजिशन कंजंक्शन सीधे सीधे लिखा है, परंतु प्रश्न दोनों ही सेमेस्टर में यानी दूसरा और चौथे दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। बाकी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी चीज देखनी हो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि कोर्स हम सारी चीजें ऑलरेडी करा चुके हैं। ये रिवाइज के तौर पर हम आपको फिर से करा रहे हैं जैसे कि आपने कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंजंक्शन को सबसे पहले क्या करना है, आपको एकदम बेसिक से समझना है। तो कंजंक्शन को अगर आप सिंपल सी भाषा में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वह शब्द जो आपके वर्ड होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करे या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करे। तो सिंपल सी भाषा में आप अगर इसकी डेफिनेशन के तौर पर कहें तो क्या कह सकते हैं कि ए कंजंक्शन, मैं एक लाइन में डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में कभी कभार पूछ ली जाती है। जैसे कि इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनमें कुछ कुछ डेफिनेशन जो है वो पूछी गई हैं या टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। दैट जॉइंस, तो मैंने क्या बताया, चाहे वो वर्ड को जोड़ने का कार्य करे, दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के जरिए पहले जानते हैं कैसे यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि राहुल एंड कपिल आर फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एंड यूज हो रहा है ये आपका क्या है, ये आपका कंजंक्शन है, जो कि दो आपके सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, राहुल और कपिल को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो नॉर्मली तो आप समझ गए कंजंक्शन। अब इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग। इसको रब करते हैं, लिखते हैं टाइप्स। एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सी ओ, इस प्रकार से फुल स्टॉप में लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कंजंक्शन। इसी प्रकार दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, कुछ लोग को हिंदी ज़्यादा पता होती है, हिंदी ज़्यादा आती है, तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है इसको हम कहते हैं समान पदीय संयोजक, और सबऑर्डिनेटिंग जो है इसको हम आश्रित संयोजक जो है वो कहते हैं। आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाई भी थी दोनों चीज़ें। इससे पहले के जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें आपका यही वर्ड आए थे, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो मैंने बताया था, पर जब हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो अब तब आपको और ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ना होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबसे पहले समझते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। समान पद कहने का मतलब ये है, जैसे अभी हमने देखा था कि दो जो फ्रेंड थे उनको लेकर बात की गई थी, तो उसके बीच में एंड आ रहा था, तो वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। इसी प्रकार और एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, जैसे आप कहें कि टू एंड टू मेक फोर। तो यहां पर आप देखिए, तो यहाँ पर भी आपका जो ये एंड आ रहा है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही आएगा। मैंने क्या बताया, जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में जुड़े हों। सेम इसी प्रकार और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अच्छा, जिसको समान पद नहीं समझ में आ रहा है वो इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, सेंटेंस अपने आप में
अलग अलग हो। जब देखिए अभी सब ऑर्डिनेटिंग हम देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड, तो बट जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आपका बट से ही और सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मोहन केम हेयर बट सुशील वेंट अवे, तो वहां पर भी आपका जो बट आएगा वो आपका काइंड ऑफ जो कंजंक्शन है उसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आपने देख लिया। बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने पहले ही लिख रखा है आश्रित। तो ये आपका कह सकते हैं कंजंक्शन वो होता है जो कि आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य, उसको दूसरे एक क्लॉज जिसे हम उपवाक्य से कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, उससे जो है वो मिलाने का कार्य करता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, सारी चीजें रब करते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्हेन फादर व्हेन फादर केम कॉमा आई वॉज रीडिंग ए बुक, ये आपका जो है वो सेंटेंस दे रखा है। तो ये आपके दो अलग अलग सेंटेंस हैं कि व्हेन फादर केम और आई वॉज रीडिंग अ बुक। जब आप इसे कंजक्शन जोड़कर बनाएंगे तब आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन फादर केम। तो यहाँ पर आपका कंजंक्शन क्या है, तो व्हेन आपका कंजंक्शन यहाँ पर है, जो क्या कर रहा है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। और दूसरी चीज आपका एग्जांपल हमने देखा है सब ऑर्डिनेटिंग का, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड है कि आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन फादर केम। तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड है। व्हेन ही जो है आपका यहाँ पर आ रहा है उससे भी आप समझ रहे हैं व्हेन होता है या जो इफ होता है ये आपके आश्रित संयोजक में या कह सकते हैं डिपेंड कंजंक्शन जो है उसको ही दर्शाते हैं। तो ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आता है, वो आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। कॉमा लगाकर ऐसे दो सेंटेंस होते हैं, जब आप इसे कंजंक्शन से जोड़ के बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं कि यू विल पास। मैं लिख भी देता हूं, यू विल पास। और यहाँ पर इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया देकर आपसे पूछा जा सकता है डैश यू वर्क हार्ड। अब आपको ये पहचानना है कि यू विल पास यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको मैंने क्या बताया, इफ आएगा, इफ यू वर्क हार्ड। ये भी आपका जो इफ है वो कंडीशन किसकी प्रदर्शित करता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस का मतलब ही समझ जाते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग या सब ऑर्डिनेटिंग में से किस में आ रहा है, उससे आपको छांटने में आसानी होती है। फिर आप उस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी कंजंक्शन वहाँ पर आ रही है उसको यूज कर सकते हैं। अब आपकी होती कौन कौन सी हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उससे आपको कभी भी पहचानने में जो है वो आसानी होगी। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस टाइप से शॉर्ट में जो है वो लिख देते हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा आफ्टर, फिर आप कहेंगे बिकॉज, फिर आप कहेंगे इफ, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था। इसी प्रकार आपका हो जाएगा दैट, इसी प्रकार हो जाएगा दो, THOUGH, इसी प्रकार हो जाएगा ऑल्दो, ALTHOUGH, इसी प्रकार वाइल, इसी प्रकार हाउ, इसी प्रकार अंटिल, इसी प्रकार टिल, इसी प्रकार बिफोर, इसी प्रकार अनलेस, इसी प्रकार एज, इसी प्रकार व्हेन और वेयर और सिंस, और लास्ट में आप देन और एटसेट्रा भी लिख सकते हैं, ETC, यानी कि आदि और भी ऐसे होते हैं।
पर जो ये सब हैं मुख्यतः आपको सेंटेंस में इन्हीं में से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बता दिया। आश्रित एक दूसरे पर डिपेंड वाली जो कंजंक्शन है वो आपकी इसमें आती हैं। तो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि क्या होता है, बिकॉज होता है, तो जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जब बिकॉज आप लगाते हैं तो सेंटेंस ऑलरेडी एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। कि यहाँ पर बिकॉज को लेकर कोई एग्जाम्पल भी कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। वो पास हुआ क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी। तो क्या हो रहा है, सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित है। आप समझ रहे होंगे अब अच्छे से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कौन कौन सी आती हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इन पर एग्जाम्पल एक दो देख लीजिएगा। जैसे कि अगर दैट की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं कि ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी प्रकार दो को लिखकर भी लिख सकते हैं कि दो ही वॉज इल ही पास्ड। वो हालांकि बीमार था फिर भी वो पास हो गया। मतलब ऐसे ही आपको सभी के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, समझ आपकी विकसित होनी चाहिए कि कैसे आप यहाँ से प्रश्न कर ले जाएंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट आपको इसके संबंध में ये भी आप पता होना चाहिए, जैसे कि आपका सिंस हो गया, या आपका एज हो गया, या आपका बिकॉज हो गया। ये सभी आपके अधिकतर प्रयोग जो है इनका किया जाता है वो कारण प्रकट करने के लिए जो है वो किया जाता है। इसी प्रकार अगर आपका यहाँ पर टिल दे रखा है या आपका अनटिल दे रखा है, ये सभी आपके समय सूचक होते हैं, यानी कि टाइम बेस्ड होते हैं। टिल आपका इसमें से पॉजिटिव होता है और अनटिल जो है आपका ये निगेटिव होता है। ये दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ वीडियो सभी को समझ में आ रही हो, सारी चीज़ें पसंद आ रहा हो वीडियो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है, तो वीडियो पर एक लाइक सबका बनता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। इसके साथ साथ बात करते हैं अपने दोबारा से टॉपिक पर। तो टिल हो गया, अनटिल हो गया, और आपका जैसे कि अनलेस हो गया। तो अनलेस किसके लिए यूज अधिकतर होता है, तो आप कहेंगे अधिकतर अनलेस का यूज, या मेन आप देखते हैं तो अनलेस जो है शर्त प्रकट करने के लिए यूज जो है वो होता है। कहते हैं नहीं कि अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट पास। तो क्या होता है, शर्त प्रकट करने के लिए होता है। और ये भी आपका एक निगेटिव सेंस ही जो है वो देता है। अनलेस का मतलब क्या निकालते हैं आप, इफ नॉट, कि अगर तुमने मेहनत नहीं की, अगर तुमने, तो जाहिर सी बात है नहीं के सेंस में आ रहा है। और अगर बात करें जैसे कि आपका व्हेन हो गया या आपका वाइल हो गया, तो ये व्हेन और जो वाइल है ये समय सूचक शब्द में ये भी आते हैं। जैसे कि टिल और अनटिल मैंने बताया था, सेम ये भी आपके आते हैं कि व्हेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग। तो समय को दर्शा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। और ऑल्दो और दो की अगर बात करें जो ऊपर हमने देखा था, तो ये जो है आपके समान अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों का अर्थ अगर नॉर्मली बात करें तो यद्यपि निकलता है। क्या निकलता है, यद्यपि, या हालांकि भी कुछ कुछ लोग कहते हैं, पर यद्यपि आप कह सकते हैं, इसका अर्थ निकलता है। तो ये तो हमने देख लिए सभी सबऑर्डिनेटिंग के जो जो एग्जाम्पल आते हैं। वापस से हम लौट के चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग पर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पर समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है इसके भी अपने टाइप होते हैं, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि जो भी आपके बहुविकल्पी मैंने कराए थे, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए थे आपके कोर्स में, यानी कि दे रखी हैं सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके टाइप की बात करते हैं तो चार टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका होता है क्यूमुलेटिव, CUMULATIVE, और कंजंक्शन CONJ, इस प्रकार से शॉर्ट में मैंने लिख दिया। इसको हम हिंदी में क्यूमुलेटिव को कहते हैं संयुक्त संयोजक। अब क्या करते हैं, एक लिखा है इसको जानते हैं, फिर हम दूसरा लिखते हैं उसको जानते हैं। एक साथ चारों लिख के फिर डिलीट करके पहला लिखने से अच्छा है साथ में जानते भी चलते हैं। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन अगर हम बात करें तो संयुक्त संयोजक जिसको हम कहते हैं, ये वो संयोजक है, संयोजक मतलब कंजंक्शन, जिसमें एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो आप क्या कहेंगे कि सी केम हेयर
एंड डिड हर वर्क। यहाँ पर एंड के थ्रू जोड़ा जा रहा है। और दूसरी चीज कि इसी सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस में और आगे जब बढ़ा कर नहीं हम कहते हैं कि जैसे कि मैं आगरा गया था और मैंने वहां पर ताजमहल देखा, यानी कि सेंटेंस में और सेंटेंस उसी पर्टिकुलर जगह को लेकर या उसी पर्टिकुलर चीज को लेकर और जब ऐड करते हैं तब आपको वहां पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज होता है। इसी में एग्जांपल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं कि आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। या इसी प्रकार अगर हम क्या कहें एक किताब को लेकर के, तो वी ओपेंड अवर बुक्स एंड बिगन टू रीड, यानी कि पुस्तक में गए तो पुस्तक के और अंदर, आगरा गए तो आगरा के अंदर किसी, ऐसा नहीं कि आई वेंट टू आगरा एंड आई लव जो है वो मुंबई, इस टाइप से अलग अलग जगह नहीं बात करनी है, मतलब कि उसी से जोड़ते हुए इसमें एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है। और इसमें एक कथन वो वाला भी आता है जहां पर टॉपिक वही हो, जैसे हम क्या कहते हैं कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी कि टॉपिक आपका वही हो पर अलग अलग लोगों के संदर्भ में बात की जा रही है, पर मेन टॉपिक जो है वो वही होगा। जैसे कि अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, एंड अब फिश के संबंध में लिखेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर बर्ड जो है वो आपकी उड़ती है तो फ्लाई लिख दिया, तो फिश जो है स्विम करती है तो स्विम। तो मेन कहने का मतलब क्या है कि उसी सेम कथन को आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दूसरा कौन सा होता है, क्या करते हैं इसको रफ करते हैं, एक ही पेज पर दो करके लिख लेंगे जिससे आपको नाम याद करने में जो है वो आसानी हो। तो दूसरा आपका होता है एडवर्सिटिव, ए डी वी ई आर एस ए टी आई वी ई, एडवर्सिटिव कंजंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, विरोध दर्शक संयोजक। विरोध से मतलब आपको समझ में आ रहा, जिसके द्वारा दो विरोधी यानी कि जो अपोजिट कथन होते हैं उनको एक दूसरे से मिलाया जाता है। अपोजिट में कैसे, जैसे आप क्या कहेंगे कि ही इज स्लो बट ही इज श्योर। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है कि वो जो है वो धीमा है पर उसे यकीन है, मतलब कहने का मतलब है अपोजिट जहां पर बात की है। अच्छा और क्या एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट डाइलिजेंट। डाइलिजेंट क्या होता है आपका, उसका मतलब होता है मेहनती, यानी कि ही इज इंटेलिजेंट मतलब वो जो है वो बुद्धिमान है, बट ही इज नॉट डाइलिजेंट पर वो मेहनती जो है वो नहीं है, तो दोनों में अपोजिट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या आता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब आपने पहला देखा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा देखा आपने एडवर्सेटिव। अब यहीं से एक अच्छा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, एक सेंटेंस दिया होगा इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे बट है। कंजंक्शन तो आपकी यही है कि इज स्लो बट ही इज श्योर, तो आपका बट हो जाएगा, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया। तीसरा आपका टाइप क्या होता है, जिसको बता सकता है जल्दी से। तीसरा आपका टाइप होता है अल्टरनेटिव, ए एल टी ई आर एन ए टी आई वी, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, जहां पर दो वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से संयुक्त किया जाता है तो वहां पर आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन आता है। जैसे हम क्या कहें कि सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई, क्या है यहाँ पर वैकल्पिक है, कहते नहीं कि करो या मरो। या इसी प्रकार और क्या कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो जहां पर इस प्रकार के वैकल्पिक वाले वाक्य होते हैं उनको जोड़ने के लिए आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि यही वाला अभी जो मैंने बोला कि वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या सेंटेंस है, एक वैकल्पिक के तौर पर ही तो है
कि तेज चलो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो एल्स यहाँ पर जो आपका वर्ड देख पा रहे हैं, ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप अपने मन से क्या बना सकते हैं कि आइदर कम विद मी, या तो मेरे साथ आओ, और गो टू लाइब्रेरी, या तो लाइब्रेरी चले जाओ। और क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं, आइदर सिट साइलेंटली, आइदर सिट साइलेंटली और लीव द रूम, या तो शांत बैठो या तो कमरा छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पर जैसे भी जिसमें भी आपको इस प्रकार से विकल्प दिख रहा है, जिसके लिए आप और का यूज कर रहे हैं, या कह सकते हैं अदरवाइज का यूज करते हैं, हम एल्स का यूज करते हैं, जैसे एल्स का यहाँ पर एग्जाम्पल ही हमने देख लिया, तो वहां पर सभी आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अल्टरनेटिव में नाम ही अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है कि जैसे कोई चीज आपके पास इस समय मौजूद नहीं है, तो उसके वैकल्पिक या विकल्प के रूप में आपके पास जो मौजूद होता है, कहते हैं नहीं अल्टरनेट, इसकी जगह दूसरी चीज को ले आओ, तो वही आप यूज कर लेते हैं। तो उससे भी आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं। और चौथा लास्ट टाइप होता है इसमें इनलेटिव कंजंक्शन, आई डबल एल ए टी आई वी ई, इलेटिव कंजंक्शन। अब इसको समझ लीजिए क्या होता है। इसमें ऐसे वाक्यों को आपस में मिलाया जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का रिजल्ट होता है। जैसे हम क्या कहें, तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हियर अ नॉक। तो यहाँ पर जो फॉर है उसके द्वारा सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है वो आपका इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो फॉर का यूज इलेटिव कंजंक्शन जो है उसकी तरह जो है वो यहाँ पर हो रखा है। तो ये आपके चार टाइप हो जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। नाम अवश्य ध्यान रखिएगा इन सभी के, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में, अति लघु में, लघु में, कहीं भी इनके टाइप से रिलेटेड है। सारी चीजें रब करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने सभी देख लिए, टाइप्स देख लिए। अब हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो सब ऑर्डिनेटिंग इस टाइप से शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। इसके अंतर्गत सबसे पहला आप देखेंगे टाइम बेस्ड, यानी कि समय। टाइम बेस्ड में आप क्या कहेंगे, तो जैसे आपका इसमें व्हेन हो गया, बिफोर हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में एक एक का एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। तो यहाँ पर व्हेन हो गया, या बिफोर हो गया, या आप कह सकते हैं आफ्टर हो गया, जो सभी समय पर आधारित आपकी कंजंक्शन होती हैं। टिल हो गया। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, फिल इन द ब्लैंक्स, ही केम। अब बताइए जल्दी से इसमें क्या आएगा। और एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे कि ही हैड गॉन डैश यू केम। और एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे कि ही वेंट अवे डैश यू हैड स्लेप्ट। तो तीन एग्जांपल हैं। अब तक आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। बात करते हैं एक एक की। तो सबसे पहला, आई वॉज रीडिंग ए बुक डैश ही केम, कि मैं जो है वो किताब जो है वो पढ़ चुका था। वॉज लिखा है ना, तो वॉज पर आपका पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है, तो पास्ट की बात की जा रही है। और यहाँ पर व्हेन ही केम होगा कि जब वो आया, तो सेंस के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, तो व्हेन होगा। और ये व्हेन आपका क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग है, और उस किस पर बेस्ड है, तो टाइम बेस्ड में आएगा। अगला, ही हैड गॉन डैश यू केम, तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू केम, या आप कहेंगे बिफोर यू केम। अब देखिए दोनों में साउंड सेम आपका निकल रहा है, पर आप क्या कहेंगे, तो बिफोर यू केम आपका आएगा कि ही हैड गॉन। समझ रहे हैं आप बिफोर क्यों आया है, सेंटेंस का अर्थ निकालिए। ही हैड गॉन, हैड किस में आता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। पहचान क्या होती है इसकी, चुका, लिया, या चुका था, इस टाइप से होती। चुका है, चुकी, था के सेंस में है नहीं होती, चुका था या चुकी थी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है ना, तो वो चीज बीत चुकी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ही हैड गॉन, वो जा चुका था। अब यहाँ पर आप लगाएंगे कि व्हेन ही केम, कि
तब तुम आए, या कह सकते हैं जब तुम आए। ये कोई सेंस तो निकल नहीं रहा है। आप क्या कहेंगे, बिफोर यू केम। पूरा सेंटेंस का अर्थ निकलेगा कि ही हैड गॉन, वो जा चुका था, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। इस टाइप से हम बोलते हैं, ये आपका सेंटेंस होगा। तो व्हेन आपका नहीं होगा। सुनने में अगर आप यहाँ पर रख के देखिए, पढ़ के देखिए, तो सही लगेगा कि ही हैड गॉन व्हेन यू केम। तो व्हेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पर समझ लिया। तीसरा देख लीजिए, ही वेंट अवे डैश यू हैड स्लेप्ट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो ये भी आपका टाइम बेस्ड है। इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल एक से एक तरीके से पूछे जाते हैं, और खूब लोग गलत करते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक और एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं, इसी समय पर ही आधारित, कि वेट डैश मदर कुक्स फूड। अब यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। अब आप सोचेंगे कि वेट व्हेन मदर कुक्स फूड आएगा, या वेट बिफोर मदर कुक्स फूड आएगा, या आफ्टर आएगा, टिल आएगा। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर टिल आएगा। सभी के मैं एक एक एग्जाम्पल इसीलिए देख रहा हूँ। टिल का अर्थ ही मैंने बताया था कि तब तक के सेंस में आता है, कि वेट टिल यानी कि तब तक इंतजार करो, मदर कुक्स फूड जब तक माँ जो है वो खाना नहीं बना लेती। इस टाइप से सेंस निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, जो भी कंजक्शन वहां पर एकदम फिट बैठ रही हो वो आप करेंगे, तब आपको आ जाएगा समझ में। दूसरा आपका, जैसे हमने सबसे पहला देखा था टाइम बेस्ड, बी में हम देखेंगे कॉज, या कह सकते हैं रीजन, या कह सकते हैं कारण, उस पर बेस्ड। तो इसमें आप क्या कहेंगे, कौन कौन सी कंजक्शन आ जाएगी, जैसे कि आपका बिकॉज हो गया, यहाँ पर यूएसई है, BECA यूएसई, बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया। ये सभी आपके यूज होते हैं सेंटेंस के आधार पर समझते हैं, तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जैसे मैं सेंटेंस कहूँ, सी गॉट गुड मार्क्स बिकॉज सी वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर आपका कंजक्शन क्या हो जाएगी, बिकॉज हो जाएगी, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। अब आपके लिए सभी लोग बताइए इसमें क्या फिल किया जाएगा। ही फेल्ड डैश ही वॉज केयरलेस। अब ही फेल्ड डैश ही वॉज केयरलेस, यहाँ पर क्या आएगा, देखने में सब कुछ एक जैसा लगता है कि बिकॉज भी आ सकता है, एज भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है। इस सिंस की स्पेलिंग SINCE होती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पर होगा, या इनमें से कोई और इसके अलावा होगा। बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे एज। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ही फेल्ड एज ही वॉज केयरलेस। बिकॉज नहीं होगा आपका, मीनिंग में आपका सही निकलता है। आप देखते हैं ना कि ही फेल्ड, वो फेल हो गया, बिकॉज ही वॉज केयरलेस, क्योंकि वो जो है वो इतनी परवाह नहीं करता था। पर जो रूल के अकॉर्डिंग है वो आपका एज यूज आपका होगा। तो अब थोड़े कम कम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सी के ऑप्शन में हम क्या, यानी कि अगला सी क्या होगा, किसी प्रकार का पर्पस या उद्देश्य आपको अगर बात की गई हो। जैसे मैं क्या कहूँ, इसमें यूज क्या हो सकता है, दैट यूज हो सकता है, या लेस्ट यूज हो सकता है। जब आप किसी प्रकार का उद्देश्य प्रकट करते हैं, जैसे कि ही लिव्स दैट ही में ईट, या इसी प्रकार ही वेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट अ लेटर। इस प्रकार से आपके इसमें सेंटेंस हो जाएंगे। दैट का प्रयोग आपका ताकि के अर्थ में जो है वो यूज होता है, और जो आपका लेस्ट होता है ये आपका निषेधात्मक यानी कि निगेटिव सेंस के अर्थ में होता है। नॉर्मल अगर अर्थ की बात करें तो कहते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो, तो उसके सेंस में यूज होता है। लेस्ट के साथ आपका शुड भी यूज होता है। क्या यूज होता है, SHOUL,
डी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेस्ट का देख लेते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि वॉक केयरफुली डैश यू, वॉक केयरफुली डैश यू शुड फॉल डाउन। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, तो क्या आपका आएगा, लेस्ट आएगा। पहचान आपकी इससे शुड से भी हो रही है। मैंने बताया ना कि लेस्ट जो है इसके पश्चात शुड का प्रयोग सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। और लेस्ट के पश्चात आपका नॉट नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेस्ट स्वयं ही आपका निगेटिव होता है, निषेधात्मक होता है। ये मैंने अभी इससे पहले आपको बता दिया था। आई विल स्टे हेयर डैश यू रिटर्न। ये जो है मैंने सेंटेंस दिया था और टिल और अनटिल को समझाया था, तो यहां पर आपका क्या फिल होगा, अनटिल फिल होगा, UNTIL। यहां पर आपका अनटिल फिल होगा। आई विल स्टे हेयर, मैं यहां तब तक रुका रहूंगा। क्या यहां पर बात हो रही, विल, विल क्या होता है आपका, फ्यूचर टेंस में आता है। कौन से फ्यूचर में, तो आप कहेंगे सिंपल फ्यूचर आप कह सकते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या यहाँ पर मतलब निकलेगा, स्टे मतलब रुके रहना, हेयर मतलब यहाँ, तो आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ रुके रहूंगा, डैश यू रिटर्न था, तो व्हेन यू रिटर्न का मतलब क्या निकलेगा, व्हेन मतलब, तो कब के सेंस में आप व्हेन का अर्थ निकालते हैं, या जब के सेंस में भी आप इसमें निकाल सकते हैं कि आई विल स्टे हेयर व्हेन यू रिटर्न, तो वहां पर आपका अर्थ नहीं सही निकलेगा। अगर यहाँ पर मैं when लिख देता हूं तो क्या अर्थ निकलेगा, उसको समझिए कि आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ तब तक रुका रहूंगा, when यू रिटर्न, जब तुम आओगे। क्या ये सेंटेंस सही है, आप कहेंगे नहीं। अनटिल जब आप लगाएंगे तब आप क्या क्या अर्थ निकलेगा कि आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ तब तक रुकूंगा या रुके रहूंगा, अनटिल यू रिटर्न, जब तक तुम नहीं आ जाते। अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक के सेंस में। अब आप समझ गए होंगे जिन्होंने वेल लगाया था उन्होंने कैसे गलती की, यहाँ पर आपका अंटिल आएगा। दूसरा जो सेंटेंस दिया था आपका ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड था, वहां पर बट होगा कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, वो मेहनत तो कड़ी करता है परंतु, या वो कड़ी मेहनत करता है परंतु जो है वो फेल हो जाता है, इस टाइप का आपका हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को रब करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ा था उसके आगे। तो हमने पर्पस बेस्ड यानी कि उद्देश्य बेस्ड वाले सेंटेंस देख लिए थे, जो आपका सी में हमारा आता है। अब देखते हैं डी। डी में हम देखेंगे तो रिजल्ट जो है सेंस में आप कह सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंसेस भी आप कह सकते हैं, CONSEQUENCE, परिणाम जिसका जो है आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो अब इसके संदर्भ में आप एग्जाम्पल को देखिए जिससे आपको सारी चीजें समझ में। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाक्य होते हैं रिजल्ट पर बेस्ड, कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड, इसमें आप कंजक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे, तो दैट का यूज करेंगे। इस चीज का समझिए। एग्जाम्पल को लिखता हूं मैं, जैसे कि आई एम सो ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूं, डैश आई कैन नॉट वर्क हार्ड, इसलिए मैं कोई जो है वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता या कोई ऐसा वर्क नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। तो यहाँ पर क्या है, परिणाम की बात की जा रही कि मेरे साथ ऐसा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे सेंस में मैंने आपको क्या बताया, दैट का आप यूज करेंगे, यानी कि आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वर्क हार्ड। इसी प्रकार और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आई वॉज सो टायर्ड, कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई वॉज सो टायर्ड। फिर आप यहाँ पर दैट कंजंक्शन का वर्क करेगी, दैट आई कुड नॉट वर्क।
इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स, कि वो बहुत गरीब है इसलिए वो पुस्तकें जो है वो नहीं खरीद सकता है। या सी वॉज सो इल दैट सी कुड नॉट गो टू स्कूल, कि वो बीमार है इसलिए वो जो है वो स्कूल नहीं अच्छा, आप देखते हैं कि जैसे कोई लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम इसी प्रकार कारण ही यूज करते हैं सेंटेंस में, कि मैं बीमार होने के कारण जो है वो स्कूल नहीं आ पाया या इस टाइप की चीजें, तो वहां पर भी आप दैट का ही यूज जो है वो करते हैं। तो ये आपका हो गया रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस। बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका ई हो जाएगा कंडीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, शर्त। अब इसको समझिए कि सबसे पहले कंजंक्शन के रूप में कंडीशन वाले जो बेस्ड आपके वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें यूज क्या होता है कंजंक्शन के रूप में, तो आप क्या कहेंगे, या तो आपका इफ यूज होता है या आप कहेंगे अनलेस यूज होता है। अब इफ और अनलेस में क्या डिफरेंस है, अनलेस जो है आपका एक निगेटिव वर्ड है और जो इफ है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो जैसा सेंस निकल रहा होगा सेंटेंस का, उस पर बेस्ड या उसके आधार पर आप यहाँ पर इन दोनों के यूज को जो है वो देखेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि हो सकता है आपसे छाटने को बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए। मैं हर तरीके से प्रश्न को इसीलिए करा रहा हूँ कि कैसे भी प्रश्न पूछा जाए, कल को ये ना हो कि आपको पेपर में छोड़ के आना पड़े, करके आप सारी चीजें आए। अच्छा, अनलेस का अगर नॉर्मली अर्थ निगेटिव में हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, निकालते हैं इफ नॉट के संदर्भ में, कि अगर ऐसा नहीं होता, नहीं हम कहते हैं कि, अभी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या आपका हो जाएगा, यू विल पास डैश, यू विल पास डैश, यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कंडीशन है कि तुम पास हो जाते अगर तुम मेहनत करते। ऐसे तो हम बोलते हैं सेंटेंस कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम भी पास हो जाते। तो यू विल पास डैश यू वर्क हार्ड, तो आपने क्या देखा, कंडीशन है, तो ऐसे सेंस में आप इफ या अनलेस का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अनलेस और इफ में कौन सा यूज होगा, अनलेस आपका निगेटिव है, यहाँ पर तो सेंस पॉजिटिव निकल रहा है, तो आप यहाँ पर इफ का यूज करेंगे कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इसी में एक सेंटेंस इस प्रकार से भी आता है कि जो ये आपका कंजंक्शन है वो स्टार्टिंग में जुड़कर जो है आप सेंटेंस को बनाते हैं कुछ इस प्रकार से कि स्टार्टिंग में ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, उसके बाद लिखा होगा डैश यू कम टू मी कॉमा आई शैल हेल्प यू। अब जैसे कोई घटना हो जाती नहीं है, आप कहते हैं यार कि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको पैसे की जरूरत है, वो 20 जगह जो है वो घूम रहा है और वो कहीं पैसे नहीं मिले, जब पूरी चीज खत्म हो गई फिर किसी वो दोस्त से मिला तो वो कहता है कि कि मुझे पैसे की जरूरत थी यार, मुझे मिला नहीं। तो दूसरा क्या कहता है, यही तो कहता है कि डैश की जगह अगर इसको हम सिंपल से हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, आई शैल हेल्प यू। अब तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन है, तो आप क्या यूज होगा, इफ या अनलेस में होगा। अब इफ में और अनलेस में इफ पॉजिटिव सेंस निकल रहा है तो इफ आप यूज करेंगे। इफ यू कम टू मी, इफ मतलब अगर के सेंस में निकल रहा है, इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई शैल हेल्प यू। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इफ वाले तो आप कर लेंगे, आप क्या करते हैं, अनलेस वाले देखते हैं जो कि आपका निगेटिव आधारित होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं रब कर रहा हूँ। और इसके अलावा वीडियो सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। कुछ लोग ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उनको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य ऐड हो जाएगा। बात करते हैं अनलेस पर बेस्ड एग्जाम्पल। जैसे आप क्या कह सकते हैं, आई विल
not come, I will not come, fill in the blanks, I am invited। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। क्या करते हैं, एक और सेंटेंस लिख देते हैं, डैश यू टेल द ट्रुथ, कॉमा यू विल बी पनिश्ड। तो ये आपके दो फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, आई विल नॉट कम डैश आई एम इनवाइटेड, कि मैं नहीं आऊंगा। आई विल मतलब कि भविष्य को लेकर बात की जा रही है कि मैं नहीं आऊंगा। डैश मतलब अब वहां पर क्या हो सकता है, तब तक या जब तक के लिए ही आपका अर्थ निकलेगा। तो डैश आई एम इनवाइटेड यानी जब तक मुझे बुलाया नहीं जाता मैं नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर सेंस कंडीशन वाले निकल रहा है तो आप इफ यहाँ लेस में यूज करेंगे। अब यहाँ पर नकारात्मक है, मैंने क्या कहा, निगेटिव सेंस निकालता है। तो यहाँ पर भी देखिए आई विल नॉट कम, साफ साफ आपका समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप अनलेस का जो है वो यूज करेंगे। अनलेस आई एम इनवाइटेड की जब तक मुझे नहीं बुलाया जाता। अनलेस का अर्थ देखिए कैसे निकल रहा है नकारात्मक में, कि जब तक मुझे नहीं बुलाया जाता, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो मैं नहीं आऊंगा में तो साफ साफ या ना नहीं अलग से लगा हुआ है, पर अनलेस का अर्थ भी तो नहीं के सेंस में निकल रहा है कि मैं तब तक नहीं आऊंगा। अनलेस आई एम इनवाइटेड यानी कि जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा। जब तक मुझे नहीं बुलाया जाएगा उसमें जो नहीं है उसके आधार पर आपका अनलेस आया है। दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए कि डैश यू टेल द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड, यानी कि अर्थ निकलेगा क्या, कि जब तक तो तुम जो है वो सत्य नहीं बोलते हो, अनलेस या इफ यू टेल द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड, तो तुम्हें जो है वो सजा मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखिए जो अर्थ निकल रहा है, जब आप अनलेस रखेंगे तो क्या निकलेगा कि जब तक तुम सत्य नहीं बोलते। देखिए अनलेस यू टेल द ट्रूथ में क्या कहीं नॉट वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। पर जब आप क्या कर रहे हैं इसकी मीनिंग निकालने तो एक नकारात्मक अर्थ दे रहा है। इफ नॉट, मैंने बताया था ना अनलेस का क्या अर्थ होता है, इफ नॉट की जब तक, इस टाइप का जब अर्थ निकल रहा है तब आप यही यूज करते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस यू टेल द ट्रूथ यू विल बी पनिश्ड, ये आपका अनलेस जो है वो हो जाएगा। आई होप इस टाइप के आप सेंटेंस आप कर लेंगे। बात करते हैं अब, ये आपके जो चल रहे थे वो चल रहे थे आपके कंडीशन बेस्ड। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बेस्ड। तो ये आपका हो जाएगा एफ, अभी ई हमने देखा था। तो इसमें आप क्या आएंगे, कंपैरिजन बेस्ड, COMPARISON, यानी कि तुलना। अब सबसे पहले जो ये वाक्य होते हैं कंपैरिजन बेस्ड वाले, उसमें कंजक्शन जो है वो किसके माध्यम से सेंटेंस या शब्द जो है वो जुड़े होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, देन के द्वारा जो है वो तुलना की जाती है। और जो देन है इसका यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन की तरह जो है वो होता है। अब जैसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं, मेन आपके एग्जांपल ही है, राम या रमा इज स्ट्रोंगर डैश मोहन, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार आई एम स्ट्रोंगर डैश यू, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन दर्शाया जा रहा है कि रमा जो है वो मोहन से अधिक स्ट्रोंगर है। तो कंपैरिजन के सेंस में क्या यूज होगा, देन यूज होगा। तो देन आप आसानी से लिख सकते हैं कि रमा इज स्ट्रोंगर देन मोहन। सेम चीज आई एम स्ट्रोंगर देन यू, यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर भी आप इस प्रकार से देन जो है वो लिख सकते हैं। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे कि द फॉक्स
was cleverer dash the crow। तो आप क्या कहेंगे, कंपैरिजन है तो देन द क्रो। समझ गए आप? इस टाइप का कोई सेंटेंस आएगा आप आसानी से कर लेंगे। दो आपके लास्ट और पॉइंट रह गए हैं, जी और एच। तो एफ तक देख चुके हैं हम, देखते हैं जी। जी एच के बाद हम देखेंगे जो कंजंक्शन आपके पेयर्ड में यूज होते हैं उन पर बेस्ड है। तो ये क्या होता है, कंसेशन। जी वाला आपका क्या है, कंसेशन, CONCESSION। मतलब कहने का मतलब होता है या तो छूट कह सकते हैं या रियायत कह सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो क्या यूज होता है कंजंक्शन के तौर पर, तो आपका ऑल्दो यूज हो सकता है, या आप कह सकते हैं दो यूज हो सकता है केवल, GHT। ऑल्दो या दो का यूज हम क्या करते हैं, किसी प्रकार की रियायत या छूट या कंसेशन प्रकट करने के लिए जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि डैश ही वर्क वर्कड हार्ड, कॉमा ही फेल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, रियायत या छूट की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पर क्या ऑल्दो जो है वो फिल कर देंगे। और अर्थ की बात करें ऑल्दो दो, तो दोनों का ही आपका हालांकि के संबंध में जो है वो निकलता है कि हालांकि ही वर्क हार्ड मतलब हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड कॉमा का मतलब क्या होगा बट, और ही फेल्ड यानी कि फिर भी वो फेल हो गया। इसी प्रकार एक दो का जो है उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे THOUGH, दो ही इज पुअर, कॉमा yet ही इज हैप्पी। तो इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो yet लगा हुआ है इसका यूज ऑल्दो दो के साथ जब मॉडर्न इंग्लिश की बात आती है तो वहां पर यूज नहीं किया जाता है। वहां पर आप डायरेक्ट ही कहेंगे कि ऑल्दो या दो यू आर पुअर यू आर हैप्पी। ऐसे आपका सेंटेंस बनता है जब बात की जाती है मॉडर्न इंग्लिश की, पर उतना डिटेल में आपके यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं आपको कर रहा हूँ। जो मेन मेन पॉइंट है वो आप ध्यान रखिए कि छूट या रियायत की बात होगी तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट क्या बचा है, एच से मैनर, MANNER, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रीति या विधि। अब इसके संबंध में आपका क्या यूज होता है, तो एज जो है वो यूज होता है। एज द्वारा कार्य करने की जो विधि होती है उस पर प्रकाश उसमें आप कह सकते हैं, या उसके बारे में जो है वो बताया जाता है। एज का जो प्रयोग है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सोइंग मैनर की तरह जो है वो होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे बेहतर रहेगा, जैसे कि ही मे डू fill in the blanks he likes। तो आप क्या कहेंगे, he may do as he likes, जैसा उसे पसंद है वो वैसा करता है, इस टाइप से नहीं बोलते हैं, वही हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सी डिड डैश, सी डिड डैश, सी वॉज आस्क्ड। एक चीज मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि आपका ये इंग्लिश का जो भी कोर्स था सारी क्लासेस में हमने फिनिश कर दिया है। एक दो चीजें जैसे कि आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो हम क्या करेंगे, एग्जाम थोड़ा सा और जब नजदीक आएगा उसी में एक वीडियो देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट 50 तक लगभग, जिसमें से आपके पूछे जा सकते हैं। और छोटी मोटी चीजें बाकी मेन मेन जितनी भी चीजें आ सकती है वो मैंने माफ कर दी है। कल से हम क्या करेंगे, इसी शाम 8 बजे से स्टार्ट करते हैं फास्ट रिवीजन, क्योंकि और सब्जेक्ट को भी तो लेकर चलना है। मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, इंग्लिश भी हमने कर ली, अब साइंस और सोशल साइंस दो हमारी प्रायोरिटी रहेंगे। पूरा का पूरा A to Z कोर्स जो है वो हम फिनिश करेंगे, कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ आपकी छूटी ना रहे, और उन पार्ट्स को हम
देखने के बाद किसी भी प्रकार का बाहर से हमें कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर देखते हैं फिर कल कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। आप लोग भी बताइएगा साइंस या सोशल साइंस में से कौन सा स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, एज जो है आपका आएगा कि सी डिड एज सी वॉज आस्क्ड, ये आपका जो है वो हो जाएगा। इस हमने देख लिया मैनर बेस्ड। अब मैंने क्या कहा था, इन सभी को देखने के बाद हम देखेंगे जो कंजंक्शन है आपकी यूज होती हैं पेयर्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पेयर्स में यूज होती है वो किसके साथ कौन सी होती है। तो इसको डिलीट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि आपका आइदर जो है इसके साथ आप यूज होता है और आइदर और आइदर और। इसी प्रकार अगर नाइदर की बात करें तो इसके साथ यूज होता है नॉर। बहुत से सेंटेंस होते हैं उसमें नाइदर लिखा होगा और दूसरे वाले की जगह आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, आपको भरना होता है। तो आपको पता होना चाहिए आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। इसी प्रकार नॉट ओनली जो है इसके साथ आप क्या आता है, तो आप कहेंगे बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। और अच्छा, एक एक एग्जाम्पल में मैं आपको चलिए बता देता हूँ, उससे क्या होगा और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आइदर का कैसे लिख सकते हैं कि आइदर टेक द पेन और लीव इट। तो आइदर भी आ रहा है उसी के साथ और आ रहा है। नाइदर के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि इट इज नाइदर यूजफुल और नॉर एसेंशियल। इसी प्रकार नॉट ओनली के साथ आप क्या लिख सकते हैं कि ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। इस प्रकार से दोनों से जोड़ के आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल थोड़े बहुत लिख भी देता हूँ। जैसे कि आपका अगला क्या होगा, ऑल्दो या दो, इसके साथ आपका क्या यूज होता है, तो अभी मैंने बताया था यट जो है यूज होता है। और यट के संबंध में मैंने क्या बताया था, मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो नहीं यूज किया जाता है। तो आप इसमें क्या, इसके तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए कि ऑल्दो या दो आई वॉज टायर्ड यट आई केप्ट वर्किंग, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। और नो सूनर जो है इसके साथ आपका क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि नो सूनर डिड ही सी अस देन he disappeared, disappeared। यहाँ पर आप देखिए नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आ रहा है आपका, देन आ रहा है। तो नो सूनर डिड ही सी अस देन ही डिसअपियर्ड। और देखते हैं जैसे कि हार्डली, HARDLY, तो हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। सेंटेंस क्या आपका हो जाएगा कि ही हैड हार्डली हेयर्ड द न्यूज व्हेन ही बिगन टू वीप। और हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। इसी से मिलता जुलता है आपका स्कारली भी होता है, SCARCELY। इसके साथ क्या आता है, तो आपका व्हेन इसके साथ भी आता है। हार्डली स्कारली जो है इसके साथ व्हेन का यूज होता है। हार्डली व्हेन, स्कारली व्हेन, दोनों का अर्थ अगर बात करें और जो प्रयोग है वो दोनों ही समान में ही जो है वो होता है। आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। और इन सभी को रब कर देते हैं, बोथ की बात करते हैं। तो बोथ के या साथ यूज होता है एंड। जैसे हम क्या कहें कि वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। अब यहाँ पर देखिए बोथ है, उसके साथ क्या यूज होगा, एंड। इस टाइप से आपके पेयर्स में जो कंजंक्शन है वो आते हैं। लास्ट एक और है आपका, वो है वेदर। इसके साथ क्या यूज होता है, तो और यूज होता है। सेंटेंस कैसे आप बना सकते हैं, आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास दिस ईयर और नॉट। ये आपका जो है वो सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए वेदर आया है और वेदर के साथ और का यूज हुआ है। अब क्या किया जाता है सेंटेंस में, ये जो और दे रखा है इसको यहाँ से
फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया जाता है कि आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास दिस ईयर डैश नॉट। अब आपको यहाँ पर फिल करना होता है कंजंक्शन क्या आएगी, तो आपको पता है वेदर के साथ और आता है तो आप फट से यहाँ पर लिख देंगे और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अलग से, जैसे कि आपके एज सून एज से सेंटेंस जो है वो आते हैं उसके संबंध में। एज सून एज, और इसको कंपेयर करते हुए हम समझते हैं किसको, नो सूनर को। नो सूनर। अब देखिए एज सून एज की बात करें तो ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, या पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में आपका यूज होगा। नो सूनर आपका निगेटिव है। नो सूनर जो है इसके साथ आपका देन का यूज किया जाता है, और एज सून एज जो है इससे एडवर्ब क्लॉज जो है वो बनती है, इसलिए इसे एडवर्ब क्लॉज के बाद जो है आप कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज आती है, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले जो आपका कॉमा लगता है उसमें आपको देखने को मिलता है। देखिए एग्जाम्पल से देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज सून एज ही heard, HEARD, heard the news, comma, he wrote to me। तो यहाँ पर आपका as soon as जो है ये आया है। इसी प्रकार अगर no sooner की बात करें तो इसको सब रफ करते हुए लिखता हूं मैं, no sooner did he hear the news then he wrote to me। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जहां पर नो सूनर जो है ये फिल किया गया है, और मैंने क्या बताया था, जो नो सूनर है उसके साथ देन जो है इसका यूज किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब दो हमारे और लास्ट रह गए, उनको भी देख लेते हैं, फिर वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। कौन कौन से रह गए, तो एक रह गया आपका एज वेल एज। एज वेल एज जो है इसके प्रयोग में अगर बात करें तो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार जो है ये आता है, और एज वेल एज जो है इसके नॉर्मल अर्थ की बात करें तो साथ साथ के सेंस में हम यूज करते हैं। कहते हैं नहीं कि यू एज वेल एज आई आर इनोसेंट, तो दोनों को क्या कह रहे हैं साथ में जब बात करते हैं उसके संबंध में एज वेल एज। इसी के अलावा आपका होता है एज इफ। एज इफ इसका अर्थ होता है मानो। एज इफ जो है इसके बाद में ही के साथ वर का यूज जो है वो होता है, और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं, ही लुक्स एज इफ ही वर वियरी। इस प्रकार से आप इसका सेंटेंस को बना सकते हैं। और इसी प्रकार एक और लास्ट आपका इवन इफ। इसका अर्थ क्या होता है, यद्यपि। तो यद्यपि अगर बात करें तो इसमें क्या आप एग्जाम्पल कह सकते हैं, लाइए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, आई विल गो देयर इवन इफ इट रेन्स। ये आपका इफ इवन इफ जो है वो यूज हो जाएगा जब बात किसकी की जा रही है, यद्यपि के संदर्भ में। तो सारे रूल भी समाप्त हो गए। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। देयर इज नो डाउट, DOUBT, दैट द सन इज वेरी हॉट। तो ये आपका कंजंक्शन यहाँ पर आपको फिल करना है। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी कंजंक्शन जो है वो यूज होगी।
इसी के साथ हमारे आज का पार्ट भी समाप्त होता है, हमारी ये क्लास भी आज की समाप्त होती है, टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य रहिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और उसके साथ साथ यदि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।